आज हम चांद और मंगल पर पहुंच चुके हैं। हमने ब्रह्मांड की गहराइयों में छिपी सबसे दूर मौजूद गैलेक्सी को भी खोज निकाला है। आज हमारे अंतरिक्ष यान सौर मंडल की सीमाओं को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुके हैं। लेकिन हमारे इतने विकसित होने के बावजूद भी हमारे मन में कुछ सवाल अपना घर बनाए बैठे हैं, जिनका जवाब हम आज भी ढूंढ रहे हैं। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या इस ब्रह्मांड में कहीं हम जैसी ही कोई बुद्धिमान एलियन सभ्यता मौजूद है? आखिर कहाँ हैं ब्रह्मांड के सारे बुद्धिजीव? इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही सवालों के जवाब, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज से 13.7 बिलियन साल पहले हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड एक छोटी सी डॉट में समाहित था। उस समय समय का कोई भी अस्तित्व नहीं था। फिर होता है उस छोटी सी डॉट में एक महाविस्फोट, जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। उस महाविस्फोट से ही एक चीज अस्तित्व में आई, जिसे इंसान आज तक नहीं समझ पाया है, और वो है समय। बिग बैंग धमाके से ब्रह्मांड के जन्म के साथ ही समय की शुरुआत होती है, जिसे बिगनिंग ऑफ द टाइम बोलते हैं। समय की शुरुआत के 3 मिनट बाद यूनिवर्स में पहला एटम बनता है। ब्रह्मांड के जन्म के 180 मिलियन साल बाद परमाणु एक बड़े स्फीयर में कोलैप्स होने लगते हैं और जन्म होता है यूनिवर्स में पहले स्टार का। समय के चलते ब्रह्मांड में नए नए तारे जन्म लेते रहे और छोटी छोटी गैलेक्सीज बनती गईं। धीरे धीरे छोटी छोटी गैलेक्सीज आपस में मर्ज होने लगीं और बड़ी गैलेक्सीज बनने लगीं। ब्रह्मांड के जन्म के 1 बिलियन साल बाद बड़ी गैलेक्सियों के सेंटर में सुपरमैसिव ब्लैक होल बनने लगे। ब्रह्मांड के जन्म से लेकर 9 बिलियन सालों तक ब्रह्मांड में असंख्य तारे जन्म ले चुके थे और बूढ़े होकर मर भी चुके थे, जिनमें से कई तारे तो ऐसे रहे होंगे जिनके ग्रहों पर जीवन फला फूला भी होगा और वो विकसित होकर खत्म भी हो चुका होगा। लेकिन अभी भी ब्रह्मांड में नित नए तारे जन्म ले रहे थे और अभी तक हमारे सूर्य का जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन बिग बैंग के 9.2 बिलियन साल बाद, यानी अभी से 4.5 बिलियन साल पहले, एक नेबुला से जन्म होता है हमारे सोलर सिस्टम का, जिसमें हमारा सूर्य जन्म लेता है और साथ ही जन्म लेते हैं हमारी पृथ्वी सहित अन्य ग्रह। पृथ्वी के जन्म के बाद हमारी बेबी अर्थ से मंगल ग्रह के साइज का कोई आकाशीय पिंड टकराता है। उस टक्कर की वजह से पृथ्वी से काफी मलबा अंतरिक्ष में चला जाता है, जो पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग के रूप में घूमने लगता है। धीरे धीरे उस रिंग का मटेरियल आपस में जुड़ने लगता है, जिससे जन्म होता है हमारे चंद्रमा का। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती है और इस पर ठोस जमीन बनने लगती है। पृथ्वी पर लाखों सालों तक कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स की बारिश होती रही और कॉमेट्स अपने साथ पानी लाते रहे। शुरू में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था, लेकिन बाद में पृथ्वी पर पिघले हुए पदार्थों और फटते हुए ज्वालामुखियों से पानी की वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया गैसें निकली, जिससे पृथ्वी का शुरुआती वायुमंडल बना। लेकिन अभी भी पृथ्वी पर जीवन देने वाली गैस ऑक्सीजन नहीं थी। लेकिन सूर्य से आने वाली किरणों ने पानी के साथ रिएक्शन करके उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। इन सब घटनाओं के बाद पृथ्वी पर घटती है एक अनोखी घटना। वो थी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई तो भाप के कंडेंसेशन की वजह से इस पर बहुत तेज वर्षा शुरू हो गई और बरसते बरसते इसने महासागरों को ही भर दिया। पृथ्वी पर धीरे धीरे आदर्श स्थितियां बनने लगी थीं और समुद्रों में कार्बन के जटिल अणुओं से जीवन की शुरुआत होने लगी। जीवन अपना जटिल रूप धारण करने लगा और अपने आप को इवॉल्व करने लगा। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, साथ ही ओजोन लेयर का भी निर्माण होने लगा। जीवन अपने आप को विकसित करते हुए समुद्रों से बाहर आया और अलग अलग प्रजातियों में इवॉल्व होने लगा, जिनमें से विशालकाय डायनासोरों का भी विकास हुआ। फिर आई एक महाप्रलय में डायनासोरों का अंत हुआ और पृथ्वी पर जीवन एक बार फिर से अलग अलग प्रजातियों में विकसित होने लगा। इस बार विकास करने की बारी थी मैमल्स की। मैमल से विकसित होते हुए आज हम इंसान बने, इस ग्रह की सबसे बुद्धिमान प्रजाति। आज हम अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर चांद और मंगल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी हम एक ऐसे सवाल के उत्तर की खोज में हैं जिसका जवाब हमें आज तक नहीं मिला, और आज भी उस सवाल का जवाब ढूंढने में हमारी खोज जारी है। और वो सवाल है कि क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या हम जैसी ही कोई एलियन सभ्यता इस ब्रह्मांड में कहीं मौजूद है। अगर इस ब्रह्मांड में हम जैसी ही कोई दूसरी सिविलाइजेशन है तो वो अब तक हमसे क्यों नहीं मिले। आखिर कहाँ है ब्रह्मांड में मौजूद एलियन, और क्या हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के अलावा कोई ऐसा ग्रह रहा है जिस पर कभी जीवन फला फूला हो। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सौरमंडल के जन्म के शुरुआती दौर में जब प्लैनेट्स जन्म ले रहे थे तब ये अपने शुरुआती दौर में काफी गर्म थे और लाखों सालों तक ये ग्रह ठंडे होते रहे।
उसी दौर में पृथ्वी की ही तरह मंगल ग्रह भी ठंडा हो रहा था, लेकिन पृथ्वी की अपेक्षा मंगल ग्रह पर आदर्श परिस्थितियां सबसे पहले बनी। कारण था मंगल ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से दूर है और पृथ्वी से छोटा। जहां सोलर सिस्टम के बनने के 30 करोड़ साल बाद भी पृथ्वी एक भट्टी की तरह धधक रही थी, वहीं मंगल ग्रह पर उस समय आदर्श परिस्थितियां बन चुकी थीं। ध्यान दें, आदर्श परिस्थिति का मतलब पानी का तरल रूप में होना। जीवन के पनपने के लिए आदर्श परिस्थिति वो होती है जहां पानी ना तो गैसीय फॉर्म में हो और ना ही बर्फ की तरह जमी हुई अवस्था में हो। जब पृथ्वी एक भट्टी की तरह धधक रही थी तब मंगल ग्रह पर पानी तरल रूप में आ चुका था। मंगल ग्रह पर किए गए मिशनों से पता चला है कि इसकी सतह पर पानी के सागर और नदियां हुआ करती थीं। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल के सागरों में छोटे छोटे बैक्टीरिया जन्म लेने लगे होंगे। मंगल ग्रह पर जीवन पनप ही रहा था और जटिल बनने की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी मंगल ग्रह से एक एस्ट्रॉयड टकराया जिसने मंगल ग्रह के उत्तरी भाग को पूरी तरह से खत्म कर दिया। एस्ट्रॉयड की इस टक्कर के बाद मंगल पर पनप रहा जीवन खत्म हो गया। जब पृथ्वी पर चांद का जन्म हुआ था उस समय मंगल पर जीवन जन्म लेके खत्म हो चुका था। 2004 में नासा के रोवर्स ने मंगल की कुछ तस्वीरें ली जिनमें गोल पत्थरों को देखा जा सकता है। आपको बता दें कि ऐसे गोल पत्थर हजारों सालों तक पानी के बहने से बनते हैं, जो सबूत है कि मंगल ग्रह पर नदियां बहा करती थीं। साथ ही मंगल की तस्वीरों में दर्रों और नदियों की संरचनाओं को भी देखा जा सकता है। मंगल पर उस एस्ट्रॉयड के टकराने के बाद फिर से परिस्थितियां आदर्श होने लगीं और इस पर जीवन फिर से पनपने लगा। मंगल पर परिस्थितियां आदर्श तो बनी, लेकिन धीरे धीरे वहां का वातावरण फिर से बेकाबू होने लगा था, क्योंकि मंगल का सूर्य से ज्यादा दूर होने की वजह से वहां पानी जमने लगा और वर्षा चक्र खत्म होने लगा। मंगल ग्रह पर इन बदलावों की वजह से वहां पर जीवन जटिल होने से पहले ही एक बार फिर से खत्म होने लगा। मंगल ग्रह पर जीवन को जटिल होने के लिए इतना समय ही नहीं मिला जिससे वो पृथ्वी की तरह इवॉल्व हो पाता, लेकिन जब मंगल ग्रह पूरी तरह से जम गया उसके बाद पृथ्वी पर परिस्थितियां आदर्श होने लगी थीं। हमारा ग्रह सूर्य से ना तो ज्यादा दूर है और ना ही ज्यादा पास। पृथ्वी के गोल्डीलॉक्स जोन में होने की वजह से इस पर परिस्थितियां हमेशा के लिए आदर्श बनकर रह गईं। आज हम पृथ्वी के बाहर दूसरे ग्रहों पर जीवन खोज रहे हैं, लेकिन हमें आज तक परग्रही जीवों के कोई भी ट्रेसेज नहीं मिले। लेकिन वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के ही जुपिटर के चांद यूरोपा पर एलियन लाइफ हो सकती है। कारण है कि यूरोपा पर बर्फ की 21 किलोमीटर मोटी चादर मौजूद है और जमी हुई बर्फ के नीचे पानी तरल रूप में मौजूद है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यूरोपा पर बर्फ के नीचे मौजूद पानी में जीवन पनप रहा होगा। वैज्ञानिक ये भी अनुमान लगाते हैं कि वहां पर जीवन किसी बैक्टीरिया के रूप में नहीं बल्कि विशालकाय समुद्री जीवों के रूप में होगा, क्योंकि यूरोपा पर जीवन को विकसित होने के लिए इतना समय तो मिल ही चुका है कि वो बैक्टीरिया से विकसित होता हुआ जटिल जीव बन चुका हो। वैज्ञानिक ऐसा अनुमान इसलिए लगाते हैं क्योंकि पृथ्वी पर भी बर्फ की मोटी चादर के नीचे मौजूद तरल पानी में विशालकाय जीव पाए जाते हैं। हमारे सौर मंडल में मंगल ग्रह और जुपिटर के बीच मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट में एक ड्वार्फ प्लैनेट मौजूद है जिसका नाम है सीरिस। वैज्ञानिकों के अनुसार इस बौने ग्रह पर भी बर्फ की चादर मौजूद है जिसके नीचे पानी तरल रूप में मौजूद है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि इस बौने ग्रह पर बर्फ के नीचे मौजूद तरल पानी में जीवन पनप रहा होगा। अब सवाल ये है कि हमारे सौर मंडल में ही पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर भी जीवन के पनपने की संभावनाएं हैं, तो हम अभी तक किसी भी एलियन सभ्यता से क्यों नहीं मिले? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही लगभग 50 करोड़ प्लैनेट्स तो ऐसे हैं जो कि पृथ्वी की ही तरह हैबिटेबल जोन में हैं। हमारी गैलेक्सी की उम्र पृथ्वी की उम्र से लगभग 3 गुना ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे भी ग्रह रहे होंगे जिन पर पृथ्वी के जन्म लेने से पहले ही जीवन काफी आधुनिक हो चुका हो। जब इतने कम समय में हम इतने आधुनिक हो चुके हैं, तो जिन ग्रहों पर एलियन सभ्यता पृथ्वी के जन्म लेने से पहले ही विकसित हो चुकी थी, आज वो कितने आधुनिक हो चुके होंगे। इतने समय में तो वो लोग इतने एडवांस हो ही चुके होंगे कि वो अलग अलग ग्रहों पर ट्रेवल कर पाएं और दूसरी एलियन सभ्यताओं को खोज पाएं। जिस तरह से हम अपनी टेक्नोलॉजी से दूसरी एलियन सभ्यताओं को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो सभ्यता हमसे अरबों साल पहले ही विकसित हो चुकी होगी, तो उनकी टेक्नोलॉजी आज कितनी एडवांस होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ऐसी कोई सभ्यता है तो आज तक उन्होंने हमें क्यों नहीं ढूंढा और क्यों हम आज भी अकेले हैं। हम ये जाने कि हम क्यों अकेले हैं, तो उससे पहले जान लेते हैं कि जो सभ्यता हमसे अरबों साल पहले ही विकसित हो चुकी होगी, तो आज उनकी टेक्नोलॉजी कैसी होगी। वैज्ञानिक किसी भी सिविलाइजेशन को उनके विकास के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं।
टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन और टाइप 3 सिविलाइजेशन, जिसे कार्दसेव स्केल भी बोलते हैं। टाइप 1 वो सभ्यता होती है जो अपने ग्रह की संपूर्ण ऊर्जा को इस्तेमाल कर पाए। हम अभी इस स्केल में 0.73 नंबर पर हैं और हम धीरे धीरे टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने की ओर बढ़ रहे हैं। जिस दिन हम पृथ्वी पर मौजूद ऊर्जा के सारे स्रोतों को इस्तेमाल करने लग जाएंगे, उस दिन हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। लेकिन अभी हमें टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए सैकड़ों सालों का वक्त लगेगा। इसके बाद आती है टाइप 2 सिविलाइजेशन, जो सभ्यता अपने ग्रह के साथ साथ अपने तारे की संपूर्ण ऊर्जा को इस्तेमाल करने लग जाए, उसे टाइप 2 सिविलाइजेशन बोलते हैं। ये साइंस फिक्शनल जरूर लगता है, लेकिन इस तरह की सभ्यता अपने तारे के चारों ओर एक डायसन स्फीयर बनाकर उसकी ऊर्जा को इस्तेमाल करती है। वैज्ञानिकों ने हमसे 1470 प्रकाश वर्ष दूर एक तारा खोजा है जिसे टैबी स्टार बोलते हैं। वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगाते हैं कि इस तारे के चारों ओर एक डायसन स्फीयर बना हुआ है। इसके बाद आती है टाइप 3 सिविलाइजेशन। ये वो सिविलाइजेशन होती है जो अपनी संपूर्ण गैलेक्सी की ऊर्जा को इस्तेमाल कर पाए और पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल कर पाए। जो सभ्यता हमसे अरबों साल पहले ही विकसित हो चुकी है, वो टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन तो बनी चुकी होंगी। लेकिन आखिर वो सिविलाइजेशंस हैं कहाँ? क्यों हम आज भी अकेले हैं? साल 1950 में यही सवाल एनरिको फर्मी ने भी उठाया था, जिसे हम फर्मी पैराडॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम अभी तक एलियनों से क्यों नहीं मिल पाए। रीजन 1, हो सकता है कि हमारी टेक्नोलॉजी अभी इस काबिल ही नहीं हुई है कि हम परग्रहियों से संपर्क कर पाएं। रीजन 2, हो सकता है कि हमारे आसपास के किसी सोलर सिस्टम में कोई एलियन सभ्यता हो, लेकिन वो बुद्धिमान ना हो। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर करोड़ों प्रजातियां हैं। अगर कोई भी बाहरी एलियन सभ्यता हमसे कोई संपर्क बनाने की कोशिश करे, तो पृथ्वी पर मौजूद करोड़ों प्रजातियों में से केवल हम मनुष्य ही ऐसी इकलौती प्रजाति हैं जो एलियनों से संपर्क बनाने में सक्षम हैं। तो हो सकता है कि हमने एलियंस की खोज में अभी तक जितने भी सिग्नल भेजे हैं, तो शायद उन ग्रहों पर ऐसी कोई बुद्धिमान सभ्यता मौजूद ही ना हो जो हमारे सिग्नल्स का जवाब दे पाए। क्या हो कि हमारे सिग्नल्स ऐसे ग्रहों पर पहुंचे हों जहां केवल जानवर ही रहते हों, कोई बुद्धिजीव नहीं। रीजन 3, हो सकता है कि हमारी पृथ्वी के जन्म से पहले ही कई बुद्धिमान सभ्यताएं विकसित हो चुकी हों, लेकिन उनके ग्रहों पर आई किसी प्रलय की वजह से वो खत्म हो गए हों, और जिन ग्रहों पर कभी जीवन फला फूला होगा वो आज बंजर पड़े हों। रीजन 4, हो सकता है कि हम जैसी ही एलियन सभ्यता किसी दूसरी गैलेक्सी में हों, लेकिन ब्रह्मांड के फैलने की वजह से सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, तो हो सकता है कि हम उनसे कभी संपर्क ही ना कर पाएं। रीजन 5, हो सकता है कि कोई टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन हो और वो हमको दूर से विकसित होते हुए देख भी रहे हों और हम पर नजरें गड़ाए हों, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी अभी इस काबिल नहीं हुई है कि हमें उनका पता चल पाए, और वो जानबूझकर हमसे मिलना नहीं चाहते हों, क्योंकि हमसे मिलकर उन्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला। रीजन 6, ग्रेट फिल्टर। ये थ्योरी मुझे सबसे सटीक लगती है कि हम अभी तक परग्रहियों से क्यों नहीं मिल पाए। ग्रेट फिल्टर थ्योरी के अनुसार कोई सभ्यता कुछ हद तक ही विकास कर पाती है, उसके बाद वो सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जो भी एडवांस सिविलाइजेशन होती हैं, जो टाइप 1 से टाइप 2 या टाइप 3 बनने की ओर अग्रसर होती हैं, वो या तो किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से या फिर मैन मेड आपदा यानी वर्ल्ड वॉर लड़कर ही खत्म हो जाते हैं। मतलब कोई भी सभ्यता ग्रेट फिल्टर को पार करके और ज्यादा एडवांस नहीं हो पाती। आज हम इंसान टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने की ओर बढ़ रहे हैं। हमने कुछ तरक्की क्या कर ली कि हम इतने बौखला गए कि हमने 2 वर्ल्ड वॉर ही लड़ लिए। आज भी हम इतने बौखलाए हुए हैं कि हम कभी भी तीसरा वर्ल्ड वॉर लड़ सकते हैं। अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर हुआ तो ये तो तय है कि पृथ्वी से जीवन ही खत्म हो जाएगा। कारण होगा हमारे आधुनिक हथियार। ग्रेट फिल्टर थ्योरी के अनुसार जो भी सभ्यता जितनी एडवांस होती जाती है, वो अपने अंत की ओर उतनी ही अग्रसर होती जाती है। हो सकता है कि ग्रेट फिल्टर की वजह से ब्रह्मांड की विकसित सभ्यताएं नष्ट हो गई हों। शायद इसी वजह से हम अभी तक किसी भी एलियन सभ्यता से संपर्क नहीं कर पाए। यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि अगर ग्रेट फिल्टर की वजह से कोई भी सभ्यता ज्यादा एडवांस नहीं हो पाती, तो क्या पृथ्वी पर भी कभी ग्रेट फिल्टर आया होगा? दरअसल अगर हम अतीत में झांक कर देखें तो ऐसा लगता है कि हमारी पृथ्वी ग्रेट फिल्टर से गुजर चुकी है, क्योंकि हम अतीत में मौजूद सभ्यताओं की छाप आज हजारों साल बाद भी देख पाते हैं। जैसे मिस्र की सभ्यता। आज भी मिस्र के पिरामिड्स हमारे लिए रहस्य बने हुए हैं कि इतने भारी भरकम पिरामिड्स को कैसे और क्यों बनाया गया था। अगर वो लोग इतने एडवांस थे जिन्होंने इतने भारी भरकम पिरामिड बना दिए, तो इतनी आधुनिक सभ्यता आखिर कहाँ विलुप्त हो गई? क्या वो लोग ग्रेट फिल्टर का शिकार हो गए?
रीजन 7 जू हाइपोथेसिस। इस थ्योरी के अनुसार हम एलियंस के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हम जू में अलग अलग जानवरों को कैद करते हैं। हम उनके सर्वाइवल के लिए सारे इंतजाम करते हैं। हम उनको केवल बाहर से ही विकसित होते हुए देखते हैं। हम उनके बीच में नहीं जाते ताकि उनको कोई डिस्टरबेंस ना हो सकता है कि एलियंस भी हमें अपने ग्रह से देख रहे हों कि हम कैसे अपने आप को डेवलप करते हैं, हम कैसे अपने अस्तित्व की खोज करते हैं, हम कैसे उनसे मिलते हैं जो हम पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हो सकता है कि कभी कभी वो हमारे बीच आते भी हों, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हमें उनके आने का आभास ही ना होता हो। लेकिन अब इस थ्योरी में एक सवाल सामने आता है कि अगर हम एलियंस के एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा हैं, तो वो हमसे कब मिलेंगे और क्या वो हमसे कभी मिलेंगे भी? और क्या हो अगर इस पूरे ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह हो जिस पर ब्रह्मांड की सबसे अमूल्य चीज जीवन मौजूद है? आज इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए हमारे मन में सवाल तो बहुत हैं, लेकिन हमारे पास उनके जवाब ना के बराबर हैं। हमारे मन में उठ रहे सवालों के जवाब हमें सिर्फ एक चीज से ही मिल सकते हैं, और वो है हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी। काश हम ऐसे ही विकसित होते रहें और कभी ग्रेट फिल्टर का शिकार ना हों, और हम टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशन बनकर पूरी गैलेक्सी में ही फैल जाएं और सभी अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढ पाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।